नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश पर आखिरकार हमारी खबर एक बार फिर से सच साबित हुई। एक ही नाम लिया था जिस दिन बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई थी, और यही सबसे बड़ा सवाल था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, सरकार कौन चलाएगा, बांग्लादेश कौन चलाएगा। सबसे बड़ा सवाल था। और उस दिन हमने एक ही नाम आपको बताया था, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की शपथ लेकर के नए प्रधानमंत्री बन रहे। और प्रधानमंत्री बनने से भी बड़ी बात, उनका बयान, उनका स्टेटमेंट वो सामने आया है। और उनका स्टेटमेंट ये दिखाता है, ये बताता है कि क्यों इस वक्त में मोहम्मद यूनुस जैसे किसी शख्स की जरूरत है बांग्लादेश को। और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आज उन्होंने जो बयान दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ है एक ऐसे मुल्क में खड़े होकर के एक ऐसा बयान देना जो मुल्क इस वक्त में एक ऐसे दौर पर, एक ऐसे मुआयने पर आकर के खड़ा हो गया जो बिखर सकता था। लेकिन ऐसे दौर में भी, ऐसे वक्त में भी मोहम्मद यूनुस सामने आकर के कहते हैं कि आपको हिंसा बंद करनी होगी। और अगर आप हिंसा बंद नहीं करेंगे, अगर आप अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार को नहीं बंद करेंगे, तो मैं वापस चला जाऊंगा। मेरी यहां पर फिर आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं वापस चला जाऊंगा। सोचिए कितना बड़ा बयान है। डायरेक्ट उन्होंने कहा है अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक का मतलब वहां पर हिंदू है। जैसे भारत में अल्पसंख्यक सबसे बड़ी तादाद में मुसलमान है, ऐसे ही बांग्लादेश में सबसे बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक हिंदू हैं। और उनके लिए कहा है, दो टूक कहा है कि अगर आप हमले करेंगे, हिंसा करेंगे, तो मेरी यहां पर कोई जरूरत नहीं, मैं वापस चला जाऊं। बड़ी बात। पेरिस से लौटे हैं, पेरिस से लौट करके प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और ये बयान आप सुनिए, अगर आप देश का नेतृत्व करने के लिए मुझ पर विश्वास करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आसपास हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमले बंद करने होंगे। एक सीधी लाइन उन्होंने खींची है। अगर आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने आसपास में जो हिंसा हो रही है और अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला हो रहा है उसको बंद करना होगा। आप किसी पर भी हमला नहीं कर सकते हैं, सीधा बयान। और दूसरा, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं आपको मेरी बातें माननी पड़ेंगी। अगर आप मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मेरी यहां पर कोई जरूरत नहीं है, इससे बेहतर होगा कि मैं वापस चला जाऊं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री। देखिए कितनी बड़ी बात कही। और वाकई इस चीज की जरूरत है बांग्लादेश को, इसके इस तरह के बयान की, और इस तरह के लीडर की, और इस तरह के बोल्ड फैसले की लेने की जरूरत है। तो बड़ा बयान निकल करके सामने आ रहा है। और क्योंकि उस दिन हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे और एक ही नाम सिर्फ हमने लिया था, मोहम्मद यूनुस का, और वही आखिरकार आज जो है शपथ ले रहे हैं। तो एक तरीके से हमारी उस खबर पर मोहर लगी है और मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बन रहे हैं। क्या बयान वहां से आ रहे हैं, क्या अपडेट आ रहा है वहां से? देखिए, मोहम्मद यूनुस जैसे ही पेरिस से पहुंचे, क्योंकि ओलंपिक गेम्स की वजह से वो पेरिस पहुंचे हुए थे, वैसे दुबई में रहते हैं, लेकिन अब वो जब बांग्लादेश पहुंचे तो बांग्लादेश जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरते हैं और छात्र उनका स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं, फपक कर रोने भी लगते हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि देखिए, ये जो एक एक करके जरा बयान स्क्रीन पर लेकर आइएगा, वो फपकते हुए ये कहते हैं कि ये जो आजादी, इन छात्रों ने जो रास्ता दिखाया, इस रास्ते पर हम चलेंगे। और साथ ही नागरिकों को सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा। देखिए, उन्होंने लिखा कि जो आजादी छात्र और युवा लेकर आए हैं वह बांग्लादेश के हर घर तक पहुंचनी चाहिए। इसके बिना इसे दूसरा विजय दिवस कहना बेमतलब होगा, क्योंकि एक तो जो उनका आजादी हुई थी 1971 में, वो पहला है, और अब दूसरा विजय दिवस के तौर पर वो इसको मान रहे हैं जब इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़कर भागी हैं शेख हसीना। फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए जो कहा, एक छात्र जो सबसे पहले इस हिंसा में हिंसा का शिकार हो गया था, उसको श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अबू सईद की बहुत याद आ रही है। उसकी छवि हर दिल में बसी हुई है। उसने पुलिस की गोली के सामने खड़े होकर जो साहस दिखाया, उसने देश को
बदल कर रख दिया है। ये उन्होंने बड़े भावुक, रोते हुए और फिर आंसू पोंछते हुए ये बातें कही हैं। और ये देखिए, अगर वो अबू सईद को जिस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं और युवाओं की बात कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये देश छात्रों ने बदला है, युवाओं ने बदला है, और जो मार्ग उन्होंने दिखाया है उसी मार्ग पर हम चलेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा, इस दौरान यूनुस अबू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये वही वाली बात है। और अबू सईद हालिया प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोली से मारे जाने वाले पहले छात्र हैं। तो देखिए, आप इस बात को तो समझिए कि, और इस ये बात हमने उसी दिन कही थी आपको कि अब ऐसा तो नहीं होगा कि शेख हसीना वापसी लौट सकती है हाल फिलहाल के अंदर, या शेख हसीना के किसी करीबी को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ये दोनों चीज संभव नहीं थी। और जिस दिन ये हुआ 5 अगस्त को, उसी दिन यानी 3 दिन पहले ही हमने ये बातें आपको स्पष्ट तौर पर बताई थी कि अब दोनों बातें नहीं होने वाली है। शेख हसीना वापसी नहीं आएंगी। आज 3 दिन बाद में वही स्थिति है, शेख हसीना वापसी नहीं आ रही है, और एक लंबा वक्त लगेगा शेख हसीना को वापसी लौटने में, और राजनीति में लौटने में तो और आप सोचिए कि उससे और बड़ा लंबा वक्त हो सकता है, या हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी में अब राजनीति से सन्यासी कर दें, सन्यास, वो राजनीति में दोबारा ना आए। दूसरी बड़ी बात हमने कही थी कि कोई भी व्यक्ति जो शेख हसीना गुट का होगा, शेख हसीना का करीबी होगा, उसको कमान नहीं मिलने वाली। और आज जब पहुंचे हैं मोहम्मद यूनिस, तो एक तस्वीर जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। मोहम्मद यूनिस के साथ में आज जब वो संबोधित कर रहे थे तो कोई बड़ा नेता नहीं था। मोहम्मद यूनिस के साथ खड़े होने वाले वो तमाम युवा थे, वो छात्र थे, जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट की बागडोर अपने हाथों में रखी हुई, जो इस पूरे मूवमेंट को चला रहे थे। बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो हिंसा हुई, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। जिस तरीके से वहां पर बदतमीजी की गई, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास हो जाती है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत अहम हो जाती है कि एक इतना बड़ा नोबेल पुरस्कार विजेता, जो कि अब प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, अंतरिम सरकार है, ये सही है। अभी चुनाव कब होंगे, किस तरीके से होंगे, कब तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे, इस बारे में कोई अभी स्पष्ट राय नहीं है। लेकिन आज वही व्यक्ति जो है वो छात्रों के साथ में खड़ा हुआ नजर आता है। छात्रों के साथ में खड़ा है, उसके इर्द गिर्द छात्र हैं केवल। ये तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर, और ये वही छात्र हैं, वही नौजवान हैं जो इस पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे, और उन्होंने यहां पर कंधे से कंधा मिलाकर मोहम्मद यूनिस के साथ खड़े होने का काम किया है। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि मोहम्मद यूनिस जुड़ करके काम कर रहे हैं, उन तमाम युवाओं के साथ में जुड़ करके काम कर रहे हैं। और शायद बांग्लादेश जो बिखर सकता था, या बांग्लादेश के बारे में तमाम तरीके की बातें कही जा रही थी कि वहां पर पाकिस्तान का हाथ है, या चीन जो है वो पीछे से विद्रोह करवा रहा है, और वो डर हमारे लिए भी था, भारत के लिए भी वो डर था कि अगर चीन और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, या चीन और पाकिस्तान के समर्थन वाले कोई अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो हमारे लिए बड़ा खतरा हो सकता था। लेकिन अब कम से कम मोहम्मद यूनिस का वहां पर प्रधानमंत्री बनना, ये काफी हद तक आप कह सकते हैं कि एक राहत की खबर है। और मोहम्मद यूनिस अब वहां पर बागडोर संभालेंगे, और किस तरीके से अब मोहम्मद यूनिस आगे इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस ने आज शपथ ले रहे हैं, और उससे पहले संबोधन में जो कुछ कहा है, वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और देखिए, जो उन्होंने सबसे पहले जब वो अपना संबोधन शुरू करते हैं, तो वो सबसे पहले यही कहते हैं कि मैं सबसे पहले जिस बात पर जोर देना चाहूंगा वो ये है कि देश को अराजकता से बचाना होगा, देश को हिंसा से बचाएं, ताकि हम उस रास्ते पर आगे बढ़ सके जो छात्रों ने हमें दिखाया है। और वो हम तभी उस रास्ते पर चल सकते हैं जब अब हिंसा और अराजकता से दूर जाएंगे, उससे देश को बचाएंगे। फिर वो आगे बोलते हैं कि बांग्लादेश एक खूबसूरत देश है, और छात्रों ने हमें दिखाया है कि बांग्लादेश एक खूबसूरत देश है जिसमें जबरदस्त क्षमता है, जिसे नष्ट कर दिया गया है। अब हमें बीज की क्यारी तैयार करनी होगी।
और हमें फिर से उठना होगा। आप यानी कि युवा बीज की क्यारी तैयार करेंगे, हम उसका आदर करेंगे और आपके निर्देशानुसार ही आगे बढ़ेंगे। यानी कि जैसा तस्वीर में उनके आसपास युवा नजर आ रहे हैं, उसी बात को वो कह रहे हैं कि इन्हीं युवाओं के दम पर ये देश आगे बढ़ेगा। इन्होंने जो रास्ता दिखाया, जिसमें एक खूबसूरत देश है बांग्लादेश, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें बीज की क्यारी को फिर से तैयार करना होगा और इस बीज की क्यारी को युवा तैयार करेंगे, यही आगे का रास्ता दिखाएंगे और यही जो निर्देश देंगे उस हिसाब से देश आगे की तरफ चलेगा। यानी कि युवाओं को सबसे पहली पंक्ति पर रखने की बात वो कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो कहा कि छात्रों की आजादी को लेकर उन्होंने कहा कि छात्रों ने ही ये आजादी दिलाई, उन्होंने ये रास्ता दिखाया और उन्हीं के दम पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और उसी के साथ जो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से वो अपने देश लौटकर जब भावुक हो जाते हैं और छात्रों के बीच खड़े होकर जिस तरह से वो आंखों से आंसू उनके निकलने लगते हैं, और साथ ही वो जब ये कहते हैं कि सरकार इन युवाओं के दम पर चलेगी, देश युवाओं के दम पर चलेगा और जैसा निर्देश ये युवा करेंगे या जैसा निर्देश ये देंगे उसी तरह से सरकार आगे काम करेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त में बांग्लादेश के लिए सबसे जरूरी चीज वो ये है कि एक बार आप शांति स्थापित करें। वहां पर शांति स्थापित करना बहुत जरूरी है और जब तक शांति स्थापित नहीं होगी तब तक बांग्लादेश जो आगे बढ़ रहा था, बांग्लादेश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेख हसीना का कार्यकाल और शेख हसीना अब अपने राजनीतिक सफर में यहां तक आते आते एक क्रूर शासक के तमगे की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन यह भी सही नहीं है कि अब जिस तरीके से प्रोटेस्ट के नाम पर शेख हसीना के कपड़े जो वो निकाले गए, उनकी कोई साड़ी लेकर के जा रहा है, शेख हसीना के कोई अंडरगारमेंट्स निकाल करके लहरा रहा था। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये परसेप्शन दुनिया भर में गया कि ये प्रोटेस्ट जो था वो अराजक है, ये प्रोटेस्ट किसी मकसद के लिए नहीं या किसी पवित्र जो है वो काम के लिए नहीं, बल्कि एक अराजक हो चुका है। और जब ऐसी स्थिति किसी मुल्क में पैदा हो जाती तो बड़ा मुश्किल हो जाता है दुनिया भर के इन्वेस्टर को आप समझाएं कि आप यहां पर इन्वेस्ट करें। और जैसे हमने पहले भी आपको बताया, करीब 70,000 करोड़ रुपए भारत का अकेले वहां पर अंबानी, अडानी और तमाम अलग अलग जो है उद्योगपतियों का, टाटा और तमाम अलग अलग कंपनियों का वहां पर पैसा लगा हुआ है। यहाँ पर हम लोग जितना कपड़ा या कच्चा माल कपड़े का वो हम मंगवाते हैं वो बांग्लादेश से ज्यादातर आता है। तो ऐसे में जब अराजकता आपके देश में फैल जाए तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप बाहर से निवेश ला पाए। और सबसे बड़ा सवाल वो यही है कि इस अराजकता से सबसे पहले बांग्लादेश को बाहर ला करके शांति स्थापित करना, बांग्लादेश की उन सड़कों को संवारना, उन सड़कों पर फिर से चहलकदमी करवाना, ये बांग्लादेश के लिए इस वक्त में सबसे जरूरी चीज है और बांग्लादेश इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता है। और जब तक इसको लेकर के सही अप्रोच नहीं रखी जाएगी तब तक पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो बांग्लादेश भुखमरी की हालत में जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सही है कि बांग्लादेश अब तरक्की की राह पर बढ़ता हुआ एक मुल्क था। 2026 तक बांग्लादेश को विकासशील देशों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया था और वो पूरे होने के कगार पर था। 2 साल उसमें वक्त जो है बचा हुआ था। अब ऐसे में ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जान माल का नुकसान हुआ है या जो बांग्लादेश की छवि खराब हुई है, उससे कितना जो है इस पर धक्का लगा है, कितना बांग्लादेश की उस छवि को घात लगा है, ये अभी देखना होगा। थोड़ा पानी उतरेगा तब पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। अभी तो सुनामी की तरीके से पानी शहर तक जो है वो आ गया था। वो पानी जब उतरेगा तब पता चलेगा कि किस किस बिल्डिंग में कितना कितना नुकसान हुआ है और बांग्लादेश अपने आप को कितना जल्दी रिस्टोर कर पाता है। और वहां पर मोहम्मद यूनिस कब तक रहते हैं या चुनाव कब होते हैं, पूरी तरीके से दोबारा से जो बांग्लादेश के जनजीवन है वो कब सामान्य हो पाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश ने अपने नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में, कोई बहुत बड़ा शपथ ग्रहण समारोह तो नहीं है लेकिन फिर भी इसमें भारत के उच्चायोग के अधिकारियों को बुलाया है, ये अपने आप में जो है एक बड़ा डेवलपमेंट है और भारत के लिहाज से, हमारे लिहाज से कम जो है सुखद है
कि आप वहां पर भारत के उच्चायोग के अधिकारियों को बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं और उनको आप जो है वो अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल कर रहे हैं। यानी भारत के साथ में हम यही चाहेंगे कि जो बांग्लादेश के पहले के रिश्ते थे, वो रिश्ते बरकरार हों। और ये देखिए, ये मोहम्मद यूनुस के शपथ ग्रहण में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस पीएम पद की शपथ, और विदेश मंत्रालय के सूत्रों की माने तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण के लिए बांग्लादेश ने भारत के उच्चायोग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया है। और ये भारत के लिए एक बड़ी पहल है, क्योंकि जो लगातार ये बात चलती है कि जो नई सरकार बनेगी या जो नए प्रधानमंत्री होंगे, उनकी नीतियां या बाकी चीजों के आधार पर भारत को लेकर उनका रुख कैसा होगा। तो क्या इस खबर से रुख को समझा जा सकता है धर्मेंद्र? देखिए बिल्कुल मतलब अभी थोड़ा सा वक्त हमें और देना भी होगा वैसे मोहम्मद यूनुस को कि वो कैसे धीरे धीरे चीजें करते हैं। लेकिन एक चीज से आप समझ सकते हैं, कोई भी जब प्रधानमंत्री बनता है या कोई भी उस गद्दी की तरफ जाता है, आगे जाता है, तो ये देखा जाता है कि अगर वो पूर्ण बहुमत से है, अगर वो अच्छे समय में देश का नेतृत्व कर रहा है, तो हम उसको लेकर के एक कॉन्फिडेंट जो है नजर आते हैं कि हाँ, देश जो है वो अच्छी इस वक्त में स्थिति में है और जो फला पार्टी का फला नेता आगे बढ़ रहा है, उस पार्टी ने अच्छा बहुमत हासिल भी किया है। यानी वो कड़े फैसले भी ले सकता है, मजबूत फैसले भी ले सकता है और देश को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से चला भी सकता है। ये किसी भी नेता के बारे में पहली लाइन जब भी हम किसी नए प्रधानमंत्री का कोई भी उसके बारे में लिखते हैं, तो पत्रकार जो है वो यही लाइन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं कि कोई नेता आया है तो किस पार्टी से आ रहा है। उसी से उसकी आगे की दशा और दिशा तय होती है कि उसकी पार्टी बहुमत में है, नहीं है, ये उससे तय होता है। अब खैर यहाँ पर ऐसी कोई चीज तो अभी मोहम्मद यूनुस के साथ में जुड़ी हुई नहीं है कि उनको कोई पूर्ण बहुमत मिला है या कोई पार्टी इनकी ऐसे है। लेकिन एक बड़ी लाइन, यहाँ पर जो मोटी लाइन मोहम्मद यूनुस ने खींची है, उसको जरा समझिए। मोहम्मद यूनुस यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के ऊपर आपको अत्याचार नहीं करने होंगे, आपको हिंसा रोकनी होगी। देखिए बड़ी बात है ये। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप देखिए कि जो अपने आप में बहुत मजबूत नेता होते हैं या अपने आप में बहुत प्रचंड बहुमत के नेता होते हैं, वो नेता भी हमने कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखे। वो नेता भी हमने ये देखे हैं कि राजनीति के लिए बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए और बड़े बड़े पदों पर बैठे होने के बावजूद बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान वो देते हुए नजर आते। तो ऐसे में मोहम्मद यूनुस जो कि उतने अभी मजबूत नहीं है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट कितनी मजबूत है, उनकी स्टेटमेंट में कोई कोर कसर आपको दिखाई नहीं देती। आज आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बांग्लादेश के इतने खराब हालात में जाकर के आप ऐसे स्टेटमेंट दे सकें। याद करिए जब बांग्लादेश की कहानी को हम आपके सामने बता रहे थे, 5 अगस्त का वो दिन जब उथल पुथल मची और उसके बाद शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, तो उस वक्त में बांग्लादेश के आर्मी के चीफ वकार का स्टेटमेंट याद करिए आप। वकार ने कहा था कि हम शांति के साथ में जो है वो अंतरिम सरकार का 18 लोगों के साथ में मिलकर के गठन करेंगे। ये बात उनकी तरफ से कही गई। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम छात्रों के साथ हैं, किसी के साथ में नाइंसाफी नहीं होगी, हम छात्रों के साथ। बड़ा पोलाइट होकर के उन्होंने स्टेटमेंट दी, जबकि वो कोई राजनेता नहीं है, वो कोई सामाजिक क्षेत्र से आने वाले मतलब कि कोई ऐसा उनके पास में बैकग्राउंड भी नहीं कि उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा कोई काम किया है। और आर्मी के लोगों के बारे में माना जाता है कि बड़ा सख्त और बड़े बोल्ड फैसले लेने वाले होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो फैसला था, वो फैसला ऐसा लगा कि बहुत पोलाइट होकर के उन्होंने वो बात कही। और अब आप देखिए कि काफी उम्रदराज है, करीब 80-85 साल की उम्र है मोहम्मद यूनुस की, 85 साल के करीब उम्र है इनकी शायद। तो ऐसे में आप एक ऐसे मुल्क में जाकर के, जिस मुल्क में आप थे भी नहीं, बाहर से जा रहे हैं आप, इस एक ऐसे मुल्क में जाकर के आप ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, तो बहुत कुछ जो है वो अपने आप में ये बताता है कि मोहम्मद यूनुस का किस तरीके का कार्यकाल होना है। बहरहाल हम लोग तो उम्मीद यही करेंगे कि वो अच्छा हो और भारत के लिहाज से बेहतर हो, और जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के पहले से रिश्ते रहे, उससे और आगे बढ़े और नई ऊंचाइयों को छुएं। और बिल्कुल देखिए, कुछ चुनौतियां जरूर है मोहम्मद यूनुस के सामने, चाहे वो
जो हिंसा है उसे रोकना हो, अराजकता को रोकना हो और जिस स्पीड से अर्थव्यवस्था जा रही थी उस अर्थव्यवस्था को बनाए रखना, साथ ही राजनीतिक जो उथल पुथल है उसको बनाए रखना और शेख हसीना के इस तरह देश छोड़कर भाग जाने पर निवेशक जो कंपनियां हैं उनमें फिर से विश्वास जगाना। ये तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो अभी उन्हें पार करनी है, लेकिन अभी देखना होगा कि आखिर कितना वो इसमें सफल हो पाते हैं। भारत को लेकर अभी तक तो उनका रुख अच्छा रहा, लेकिन अब आगे कैसा रहता है ये भी देखना होगा। आप मोहम्मद यूनुस को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।